नमस्कार मित्रों। एक बार की बात है, राजा अपने महल से सैर के लिए निकले। चलते चलते बहुत समय तक उनकी सवारी चलती रही और सायंकाल का वक्त हो चला था। इसलिए राजा ने कहा कि सैनिकों, यहीं पर टेंट लगा दो, अगले दिन हम आगे की यात्रा करेंगे। अब क्या था, वहीं टेंट लग गया और सारे लोगों को विश्राम करने का जगह बना दिया गया। तभी राजा की नज़र एक बंदर पर पड़ी। बंदर वहीं सामने चुपचाप ये सब चीज़ें देख रहा था। राजा को थोड़ी दया आ गई। राजा ने कहा कि उस बंदर को भी यहीं किसी टेंट में बैठा दो। राजा के सैनिक जैसे ही बंदर के पास गए, बंदर ऊपर से उतरकर नीचे आ गया और नीचे एक लकीर से लिखा कि जैसा टेंट राजा के लिए लगा है, यदि वैसा टेंट मेरे लिए लगेगा तभी मैं उसमें रुकूंगा, वरना मैं पेड़ पर ही ठीक हूँ। जब राजा को वह ले जाकर दिखाए तो राजा ने कहा, ठीक है, इसके लिए भी मेरे जैसा ही एक टेंट लगा दो। अब उस बंदर के लिए भी टेंट लग गया और वह उसमें विश्राम करने लगा। फिर जब सुबह हुई, राजा खाना खाने के लिए बाहर बैठने गए और ठाट बाट के साथ उनको भोजन परोसा जा रहा था। तो उन्होंने देखा बंदर चुपचाप देख रहा है, तो कहे कि जाओ बंदर को भी थोड़ा सा खाना दे दो, वह भी भूखा होगा। फिर उस बंदर ने लकड़ी उठाया और ज़मीन पर लिखा कि जैसा ठाट बाट के साथ राजा को खाना दिया जा रहा है, यदि वैसा ही खाना उसी ठाट बाट के साथ दिया जाए तभी मैं खाऊंगा, वरना मैं ऐसे ही ठीक हूँ। फिर राजा को जब इस बात की खबर लगी तो राजा ने उसे भी वैसा ही ठाट बाट दिलाया और वह बंदर खाना खा लिया। ऐसे करके 2 दिन 3 दिन चलता रहा। राजा जब वहाँ से अब गुजरने वाले थे तो राजा ने उस बंदर के पास संदेश भिजवाया, यदि तुम चाहो तो हम लोगों के साथ महल के लिए जा सकते हो। तो बंदर ने फिर ज़मीन पर लिखा, यदि जैसा हाथी और घोड़ा राजा के लिए है वैसा हाथी घोड़ा मेरे लिए भी आ जाए तभी मैं महल में जाऊंगा, वरना मैं ऐसे ही जंगल में बहुत ही अच्छा हूँ। राजा को उस पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन करें तो क्या करें। उन्होंने कहा, ठीक है, ऐसे ही हाथी घोड़े उसके लिए भी दे दो। वह बंदर हाथी घोड़ों पे बैठकर, राजा आगे आगे, बंदर पीछे पीछे, फिर पीछे से सैनिक महल की तरफ चल दिए। महल में पहुंचने के बाद राजा ने उन्हें आदेश दिया कि जो सैनिकों को रहने के लिए घर दिए गए हैं उसी में से एक घर दे दो और यह बंदर उसी में रखवा लो। बंदर फिर ज़मीन पर लिख के दिखाया कि जैसा महल राजा के लिए है, यदि वैसा ही महल मेरे लिए दिया जाता है तब तो मैं इसमें रुकूंगा, वरना मैं जंगल में वापस लौट जाऊंगा। राजा ने सोचा, ये तो बड़ा अजीब जानवर है, हर चीज़ मेरी बराबरी का ही कर रहा है। उन्होंने कहा, ठीक है, एक और महल है जहाँ मैं बहुत ही कम आता जाता हूँ, तो उस महल को इस बंदर को दे दिया जाए, यह महल उसी में रह लेगा। और बंदर को पुराना वाला राजा का महल दे दिया गया, वह बंदर उसी में रहने लगा। अब जब कभी दरबार में कोई फैसला सुनाया जाता, उस समय राजा के बगल में यह बंदर बैठा रहता। यदि राजा सही फैसला सुनाते, बंदर चुपचाप देख लेता, और जब कभी भी राजा गलत फैसला सुनाने वाले होते, राजा के हाथ से वह कागज़ लेकर फाड़ देता और खुद कागज़ पर लिख कर दे देता कि ये फैसला है, और राजा वही फैसला सुना देते। इस प्रकार से राजा कई बार भारी से भारी गलती करने से बच गए थे। अब राजा को भी बंदर के साथ मज़ा आ रहा था, क्योंकि वो अपनी गलती करने से बच जाते और बंदर हर समय सही फैसला देने में उनकी मदद करता था। धीरे धीरे इस बात की चर्चा चारों तरफ फैल चुकी थी। वहीं जो महारानी थी, उनको यह बंदर बिल्कुल ही पसंद नहीं था, क्योंकि बंदर आए दिन कोई न कोई डिमांड करता ही रहता था। वह इससे बहुत ही ज़्यादा चिंतित थी, बहुत ही ज़्यादा नाराज़ रहती थी। लेकिन करें तो क्या करें, राजा ने खुद उसको लेकर आए थे। उस राजा की एक खूबसूरत सी बेटी, इकलौती बेटी थी। उसको भी इस बंदर को देखने का मन हो गया था, इसलिए वह अपनी सहेलियों के साथ चुपके से उस बंदर के महल की तरफ चली गई और जाकर बंदर को देखने लगी। जैसे ही बंदर ने राजा की बेटी को देखा, वह उसे घूरता जा रहा था। राजा की बेटी डर गई और चुपचाप भागे भागे अपने महल में चली आई। क्या था, आए दिन जब कभी राजा की बेटी सज संवर कर अपना आईना में अपने मुंह को देखती थी, ठीक पीछे
पता नहीं कैसे बंदर भी दिखाई देने लगता था। वह बंदर कब राजा की बेटी के कमरे में आ जाता और चला जाता, इसका अंदाजा ही नहीं लग पाता था। धीरे धीरे इस बात की खबर राजा को भी लग गई, इसलिए राजा बहुत नाराज हुए और वह बंदर के महल में जाकर बंदर से मिलने लगे। उन्होंने बंदर को बताया कि देखो, तुम मेरी बेटी का पीछा करना छोड़ दो, क्योंकि तुम एक जानवर हो और मैंने तुम्हें जितना आदर सम्मान दिया है तुम उसका गलत इस्तेमाल ना करो। बंदर ने एक कागज़ के टुकड़े पर लिखकर राजा को दे दिया, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। राजा ये सब पढ़ के बहुत ही भयभीत हो गए, कहने लगे, जब तक मेरे शरीर में जान है मैं तुम्हें ये करने के लिए हरगिज़ ही नहीं होने दूंगा। अब राजा की फैसला को सुनकर बंदर को गुस्सा आ गया। उसने राजा के कमर में लगे चाकू को निकाल लिया और राजा की गर्दन पकड़ लिया। बोलने लगा, यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो मैं आपको जान से मार दूंगा। अब सोच लीजिए आपको करना क्या है। राजा ने कहा, ठीक है, मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं सोच समझ के तुम्हें कल बताऊंगा। राजा अपने महल में वापस आ गए, लेकिन वह बहुत ही ज़्यादा भयभीत हो चुके थे, बहुत ही ज़्यादा चिंतित में थे। वह पूरी रात जगते रहे, टहलते रहे, सोचते रहे, आखिर करूं तो क्या करूं। वह अपनी बात उस महारानी को भी नहीं बता सकते थे, क्योंकि महारानी पहले से ही बंदर से बहुत ज़्यादा चिंतित थी, इसलिए वह पूरी रात जगे रहे। अगले दिन जब सुबह हुआ तो उन्होंने अपनी बेटी को बुलाया और कहने लगे कि बेटा देखो, जब मैं नहीं रहूँगा तो तुम इस सल्तनत का हिफाजत करना, तुम्हें अपनी माँ को भी संभालना है, इस राज्य को भी संभालना है और इस राज्य का उत्तराधिकारी तुम ही हो। उनकी बेटी कहने लगी, पापा ये कैसी बातें कर रहे हैं और आपको क्या हो जाएगा, हम लोग सब लोग तो हैं ही आपके साथ। वह कहने लगी, पूछने लगी। तब राजा ने हार पास कर उसे बंदर वाली बात बताई और कही कि बंदर कह रहा है कि वो तुमसे शादी करेगा और यदि मैं उसे रोकता हूँ तो वो मुझे जान से मार देगा। उनकी बेटी कहने लगी, बस इतनी सी बात, आप इतने भयभीत हो गए हैं, जाने दीजिए, मैं उसी से अपनी शादी कर लूँगी, लेकिन आपसे जान से बढ़कर मेरी शादी थोड़े न है। राजा की बेटी तैयार हो गई और जब यह सूचना उसकी माँ को लगी तो वह पूरा महल अपने सर पर उठा रही थी, चीखने लगी, चिल्लाने लगी, बोलने लगी, कहने लगी, मैं पहले दिन से ही मना कर रही थी, लेकिन कोई मेरी बात सुनने वाला कहाँ। अब चूँकि फैसला हो चुका था और फैसले के मुताबिक राजा अपनी बेटी की शादी उस बंदर के साथ कर दिए। राज्य में इस बात की चर्चा होने लगी कि राजा को अपनी बेटी की शादी करने के लिए कोई और नहीं मिला, वह बंदर ही मिला। सब लोग राजा की इस फैसले को बुरा भला कह रहे थे, लेकिन अब राजा की बेटी की विदाई उस बंदर के साथ हो गई और वह रात्रि के समय उस बंदर के महल में चली जाती और सुबह वापस अपने पिता के महल में आ जाती। इस तरह से 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बीता और धीरे धीरे उसकी बेटी बहुत ही खुश रहने लगी थी। महारानी को इस बात की चिंता होने लगी कि आखिर मेरी बेटी बंदर के साथ खुश कैसी है, उसे तो दुखी होना चाहिए। अब महारानी के मन में शंका होने लगा। एक दिन वह नौकरानी का वेश पहनकर उस बंदर के महल में चली गई साफ सफाई करने, और सायंकाल के समय जब उन्होंने सुना कि दोनों बंदर और उसकी बेटी बातें कर रहे हैं, लेकिन वहाँ से जो सुनाई दे रहा था वहाँ से किसी एक पुरुष की आवाज़ आ रही थी, बंदर की आवाज़ बिल्कुल ही नहीं थी। उसने झांक कर देखा तो अंदर एक खूबसूरत सा नौजवान राजकुमार था और उसकी बेटी थी। वह से वापस आने लगी और वापस आते वक्त उसे ने देखा कि वहीं पर एक बंदर का लिबास पड़ा हुआ है। तो उसने सोचा कि यदि इस बंदर के लिबास को मैं जला देती हूँ तो यह राजकुमार हमेशा हमेशा के लिए मनुष्य योनि में रहेगा और यह बंदर नहीं बनेगा। बंदर की लिबास को लेकर अपने महल में वापस आ गई और आग जला दी। जैसे ही लिबास जलना शुरू हुआ, उधर राजकुमार छटपटाने लगा, उसके शरीर पे जलन की आभास होने लगी और वह देखते ही देखते उसका पूरा शरीर जलने लगा। उसकी बेटी भागी भागी इधर आई। उसने पूछा, माँ तुम क्या की हो? माँ ने बताया, ये बंदर का लिबास था, मैं जला दी हूँ।
उसकी बेटी जैसे तैसे पानी मार मार कर उस लिबास को जितना बचा सकती थी बचाई, लेकिन अब तक राजकुमार का शरीर बहुत ही ज़्यादा जल चुका था। वह वापस महल को छोड़कर भागने लगे और निकलकर जंगल की तरफ भाग गया। उसकी बेटी कहने लगी कि माँ, तुमने यह क्या कर दिया, मेरी हंसती खिलती ज़िंदगी तुमने बर्बाद कर दी। वह रानी कहने लगी कि बेटा, मैंने देखा कि अंदर राजकुमार है और जब वह बाहर आएगा दिन के समय तो फिर से बंदर का लिबास पहन लेगा। इससे अच्छा ये होता कि लिबास मैं जला देती हूँ, तो ना वह बंदर बनेगा और मनुष्य की जोनी में ही रहेगा। अब धीरे धीरे समय बीतता गया और राजकुमारी की बेटी अकेले रहने लगी और उसने भी दासी का कपड़ा पहनकर जंगल की तरफ निकल गई अपने पति की खोज में। चलते चलते रात हो गई। रात्रि के समय एक चकोर पक्षी और पेड़ की डाली पर बैठे हुए आपस में बातें कर रहे थे कि यहाँ से दूर एक राजकुमार है जिसके शरीर पर बड़े बड़े फफोले हो गए हैं। किसी ने उसके शरीर को जला दिया है। यदि इस पेड़ की छाल को पीसकर उसके ऊपर लगाया जाए तो वह राजकुमार ठीक हो जाएगा। राजकुमारी समझ गई यह उसके पति की ही बातें कर रहे हैं। उसने उस पेड़ की छाल को निकाल लिया और अपने पति की जगह की तलाश करने लगी। ढूंढते ढूंढते अगले दिन उसे वह महल दिख गया जहाँ पर वह राजकुमार थे। उसने दरबारियों से आग्रह किया, उसे राजकुमार को ठीक करने जाना है। उसने अपना लिबास इस तरह से बदल लिया था जैसे कि वह कोई वैद्य लगती थी। दरबारियों ने इस बात की खबर राजा को दी तो राजा ने कहा, ठीक है, उसे बुला लो। इतने बड़े बड़े वैद्य आ गए लेकिन राजकुमार का घाव सही नहीं हो रहा है, तो इसे भी देख लो, आखिर ये कैसे हो ठीक करती है। राजकुमारी ने उस राजा से 40 दिन का वक्त मांगा और रोजाना उस राजकुमार के शरीर पर उसको पीस कर उसका लेप लगाती गई और धीरे धीरे राजकुमार का घाव भरता गया। जैसे जैसे 40वां दिन करीब आया वह पूरी तरह से ठीक हो गए थे। उधर राजा बहुत ही खुश थे और बहुत ही ज़्यादा दौलत के साथ इस वैद्य को नवाजने वाले थे। लेकिन उसी रात्रि के समय राजकुमारी ने उस राजकुमार से उनकी अंगूठी मांगी। राजकुमार ने खुशी खुशी वह अंगूठी उसे दे दिया और वह उस अंगूठी को लेकर अपने राज दरबार की तरफ वापस चली आई। अगले दिन सुबह हुई, राजा ने उस वैद्य को ढूंढना शुरू किया तो वह कहीं नहीं मिला। अधर राजकुमार बिल्कुल ही स्वस्थ हो गया था। जैसे ही वह ठीक हुआ वह भागा भागा अपनी राजकुमारी की तलाश में उस राज्य की तरफ आ गए और वहां पहुंचकर उन्होंने राजा से मिलने का आग्रह किया। जब वह राजा से जाकर मिले तो वह कहने लगे कि हमें आपकी बेटी से मिलना है। राजा ने पूछा, राजकुमार आप कौन हो, मैं आपको नहीं पहचानता। उस राजकुमार ने कहा, आप नहीं पहचानते लेकिन मैं आपको बहुत ही अच्छे से पहचानता हूँ। मैं वही बंदर हूँ जिसने आपको बहुत ही ज़्यादा परेशान किया था और आपने बंदर होते हुए भी उसे अपने बराबरी का दर्जा दिया था। राजा तत्काल उस राजकुमार को अपनी पुत्री से मिलवाने के लिए भेज दिए। कहे कि देखिए, आपके जाने के बाद से वह उसी महल में अकेले चुपचाप रहती है। जैसे ही राजकुमार उस कुमारी के पास पहुंचा देखा वह बहुत ही दुखी अवस्था में थी। वह राजकुमार को देखकर बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो गई और वह पहचान गई। राजकुमार ने अपनी सारी कहानी, सारी घटना बता दी और उस वैद्य का भी जिक्र किया जिसने उसे ठीक किया। और वह कहने लगे, वैद्य ने कुछ नहीं लिया सिवाय उनके अंगूठी के। राजकुमारी ने वह अंगूठी निकाल कर दिखाया। क्या यह वही अंगूठी है? राजकुमार ने पूछा, ये अंगूठी तुम्हारे पास कैसे आई है? राजकुमार ने कहा, वह वैद्य कोई और नहीं, मैं ही थी। राजकुमार ने उसे अपने गले से लगा लिया। फिर राजकुमारी ने पूछा, आखिर जब आप राजकुमार थे तो आप बंदर कैसे बन गए? इसके पीछे क्या हुआ था? राजकुमार बताने लगा कि एक बार जब मैं शिकार के लिए निकला था, मैंने एक हिरन को मार दिया और मैं उसका पीछा करने लगा। हिरन भागता भागता नदी के किनारे गया और वह जाकर नदी के किनारे गिर पड़ा था। वह हिरन कोई और नहीं, एक छोटा सा बालक था। उसके पैर में तीर लग चुका था। वह अपने पिता की गोद में बैठकर विलाप कर रहा था। मैं जब उसके पास पहुंचा और देखा तो मैं भयभीत हो गया। वह तो कुछ नहीं बोला। मैंने उसे क्षमा मांगने लगा
लेकिन उसके जो पिता थे उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ राजकुमार, अब तुम बंदर बन जाओगे। और उनके श्राप की वजह से मैं बंदर बन गया। मैं बार बार उनसे माफ़ी मांगते गया। वह छोटे से बालक ने मुझे माफ़ कर दिया और कहा कि पिताजी, इन्हें क्षमा कर दीजिए। इस प्रकार से उनके पिता ने मुझे यह कहा था कि जब तुम किसी लड़की के साथ तुम्हारा विवाह हो जाएगा और के बाद से तुम रात्रि के समय इंसान के रूप में रहोगे और दिन के समय बंदर के रूप में ही रहोगे। तब से ये हाल हो गया था। ये सारी की सारी बातें उस राजकुमारी के माता पिता भी सुन लिए थे। राजा की पत्नी ने आकर उस राजकुमार से माफ़ी मांगने लगी और कहने लगी कि मेरी गलती की वजह से आपको इतने ज़्यादा दुख झेलने पड़े। कुमार ने कहा कि नहीं नहीं महारानी, ऐसी कोई बात नहीं थी, ये सब मेरे भाग्य में लिखा था। इस प्रकार से राजा ने बहुत ही ठाट बाट के साथ उस राजकुमार के साथ अपनी बेटी की विदाई कर दी और कहा कि बेटा, ये भी तुम्हारा ही घर है, तुम जब चाहो यहाँ आ सकते हो और इस राज्य को भी संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारी ही है। राजकुमार ने अपनी पत्नी को लेकर अपने राज्य को वापस हो गए और इस प्रकार से ये कहानी यहीं समाप्त हो गई।